हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीके स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर के आए हैं जिसका टॉपिक है हिंदी सिनेमा की विकास यात्रा का संक्षेप वर्णन। यानी कि जब से हिंदी सिनेमा शुरुआत हुई है उस जब से लेके वर्तमान समय तक की हम इसमें चर्चा करने जा रहे हैं। और ये वीडियो का जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये चांसेस भी हैं कि आपके पेपर में आए। मैं टॉपिक वाइज ही इसको कवर करा रहा हूँ और ये जो है बिल्कुल नोट्स के थ्रू पढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल जो ज़रूरत की चीज़ है वो, जो फालतू बात कुछ भी नहीं है। तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना जिससे और भी लोगों को इसका बेनिफिट पहुंच सके। बेसिकली जो है सबसे ज़्यादा रेगुलर के तो ऑलरेडी एग्ज़ाम हो चुके हैं, एसओएल के मतलब एनसीबीआई वगैरह के मद्देनज़र इस वीडियो को बनाया जा रहा है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे हैं। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को बस लाइक करना ध्यान रखिए आप। हिंदी सिनेमा की विकास यात्रा का संक्षेप में वर्णन। अगर बात करें हम कि हिंदी सिनेमा जो है एक माध्यम है जिसके द्वारा आज रंग बिरंगी कहानियाँ जो दिखाई जाती हैं। और भारत में सिनेमा का इतिहास जो है जून 1896 में शुरू हुआ है, जब मुंबई के वॉटसन होटल में पहली बार जो लूमियर बंधु थे उन्होंने क्या करा, जो लूमियर बंधु थे उनके एजेंटों ने चलचित्र की तकनीक का जो है प्रदर्शन किया और इसमें सबसे पहले सिनेमाटोग्राफ का प्रवेश जो है दिखाया गया था। ठीक है। और जो इस माध्यम का परिचय था और इसके बाद रेलगाड़ी का आना, समुद्र में स्नान करना, इमारत गिरना, कारखाने से छूटते मजदूर शीर्षक से लघु चित्र दिखाए गए। ये कुछ जो टॉपिक्स थे जिन पर जो है सबसे पहले फिल्मांकन जो है शुरू हुआ था। बाकी अब लघु फिल्मों का युग चालू हो जाता है। अब इसके अंदर जो है कुछ टाइम पीरियड्स बने हुए हैं कि पहले लघु फिल्में आई, फिर टॉकीज़ फिल्में आई, फिर इस तरीके की फिल्में आई। इस हिसाब से तो सबसे पहली कड़ी जो आती है इसके अंदर आती है लघु फिल्म, जो कि 1896 से लेकर के 1912 तक चली थी। जैसे इसके अंदर क्या होता है, सिनेमा या चलचित्र के कैमरे ने समाचार और सामरिक घटनाओं का रिकॉर्ड करने के लिए काम शुरू कर दिया। और शुरुआती दौर के अंदर जो ये सिनेमा था अपनी तकनीक के तौर पर जो है भारतीय दर्शकों से मुखातिब हुआ और मुख्य घटनाओं व्यक्तित्व के दस्तावेजीकरण का काम करने लगा। और इसीलिए इस दौर लघु फिल्म या फिर डॉक्यूमेंट्री युग कहते हैं। यानी शुरू में विदेशों में फिल्में जो थी फिल्माई गई थी, घटनाओं को ही दर्शकों को दिखाया जाता था। और लेकिन धीरे धीरे भारतीय दृश्य और घटनाओं को भी इसमें फिल्माने की शुरुआत हो गई। विदेशियों के हाथों से होता हुआ कैमरा भारतीयों के हाथों में भी पहुंचा और लिहाजा से खासाराम भटवडेकर का नाम उल्लेखनीय है, जिन्होंने मुंबई के हेस्टिंग गार्डन में दो पहलवानों की कुश्ती दिखाई और कराई। साथ में इस तरह के भारतीय दृश्य को फिल्माने वाला वो पहले भारतीय बन गए। ठीक है, ये क्या, वो पहले भारतीय बन गए। इसके बाद उन्होंने बंदरों के प्रशिक्षण पर फिल्म बनाई। और जो भाटवेकर थे उनके द्वारा लघु फिल्मों का दौर एक अन्य उल्लेखनीय नाम एफ.बी. थानवाला का है, जिन्होंने स्प्लेंडिंग व्यू ऑफ बॉम्बे में नगर के प्रमुख स्थान दिए। और हीला लाल सेन और मोतीलाल सेन, जेफ मदान इस दौर के प्रमुख नाम हैं। फिर फीचर फिल्मों की बात आती है कि फीचर फिल्मों की शुरुआत और मूक फिल्में। जिस सिनेमा का परिचय आज है वह कथात्मक सिनेमा है। जिस पर हम जिसे फीचर फिल्म भी कहते हैं। सिनेमा वह कलात्मक माध्यम है जिसके जरिए कहानी सुनाई और दिखाई जाती है। और भारत में कथा फिल्मों या फीचर फिल्मों की शुरुआत का श्रेय जो है धुंधीराज गोविंद फाल्के, दादा साहब फाल्के को दिया जाता है। इनका जो श्रेय दिया जाता है दादा साहब फाल्के को दिया जाता है, जिन्होंने मई 1913 के अंदर रिलीज़ हुई दादा साहब फाल्के की फिल्म राजा हरिश्चंद्र को पहला भारतीय फीचर फिल्म बना दिया। हालांकि 18 मई 1912 को रिलीज़ हुई आरजी तोंडजे की फिल्म पुंडलीक को भी कुछ लोग भारत की पहली फीचर फिल्म होने या फिर पहली फिल्म होने का श्रेय देते हैं, पर लेकिन इसमें एक अंग्रेज कैमरामैन ने सारा कुछ शूट किया था, इसीलिए राजा हरिश्चंद्र को पहली पूरी तरह से स्वदेशी फीचर फिल्म माना गया। यानी कि वो बनी तो भारत के अंदर ही थी, परंतु उसके अंदर जो कैमरामैन था वो अंग्रेज़ था, इसीलिए उसको मिक्सचर फिल्म मान लिया गया एक तरीके से। तो प्योर जो देसी फिल्म थी जो भारतीय में बनी थी वो राजा हरिश्चंद्र। 3 मई 1913 को फाल्के की फिल्म दादा साहब फाल्के की फिल्म मुंबई के
केरोसिन में रिलीज़ हुई और इसके साथ ही भारतीय फीचर फिल्म पूरी तरीके से अस्तित्व में आ गए और आज़ाद तंत्र की सफलता के साथ भारतीय सिनेमा उद्योग की पक्की नींव पड़ गई। और क्योंकि ये अब फिल्मों का व्यापारिक और दृष्टि एवं लाभदायक धंधा माना जाने लगा था, और फिर फाल्के जी ने दूसरे लोगों के रवैये के विपरीत एक के बाद एक दूसरी फिल्म बनाने से रहने और अपने उद्यम को जारी रखने का 4 वर्ष तक पूरे देश कुछ छिटपुट प्रयासों को छोड़कर एकमात्र निर्माता रहे। फाल्के अपनी 3 फिल्मों को लेकर लंदन भी गए थे, जहां पर व्यावसायिक क्षेत्रों में उनकी प्रशंसा हुई, लेकिन फाल्के का सबसे कीमती योगदान था भारतीय सिनेमा के मानक को स्थापित करना। वह रूप के अंतवस्तु यानी कंटेंट और फॉर्म दोनों के स्तर पर। फिरोज रंगूनवाला का कहना है कि भारतीय फिल्मों के दशकों बाद भी दादा फाल्के द्वारा स्थापित मानकों पर अमल होता है, और इसी कारण से दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का पितामह या फिर जनक भी कहा जाता है। और फाल्के के अलावा इस दौर में सिनेमा को आगे बढ़ाने वालों में JF मदान और पटानकर बंधुओं का नाम भी इसमें लिया जा सकता है। और साथ ही साथ बात करें शताब्दी का दूसरा दशक बीतते हुए, जब शताब्दी का दूसरा दशक बीत रहा था, उस समय भारत में करीब 25 कथा फिल्में जो हैं बन चुकी थी और मूक फिल्में तथा कहने का नया जो माध्यम स्वीकार हो रही थी, और इसमें फाल्के का योगदान जो है निश्चित ही अतुलनीय, और यदि उनकी कोई तुलना हो सकती थी तो अमेरिकी सिनेमा के जनक D.W. ग्रिफिक्स से हो सकती थी। अमेरिका के जो वहाँ पे माने जाते हैं सिनेमा के जनक, उनसे। और 1908 से 1916 के बीच में ग्रिफिथ ने फिल्में बनाकर कला और अभिव्यक्ति का नया माध्यम जो है स्थापित किया था, और साथ ही साथ भारतीय नैतिकता और शैली में फाल्के जी ने भी बहुत कुछ ऐसा किया था। उन्होंने पौराणिक कथाओं और चमत्कारों को सिनेमा की तकनीक के तरीके से कैमरे की रहस्यमयी तकनीकों से ऐसा साधा कि भारत में बहुत सी असुविधा होने के बावजूद उन्हें ज़बरदस्त सफलता मिली। और बात करें मूक फिल्मों के युग में, जो मुख्यतः धार्मिक और पौराणिक विषयों पर जो फिल्में बनाई गई थी, इसके अलावा ऐतिहासिक विषयों पर, संतों के चरित्रों पर भी फिल्में बनाई गई थी। हालांकि सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर भी फिल्में जो थी बनाने की शुरुआत इस दौर में हो चुकी थी, और लेकिन ऐसी फिल्मों कम मिलती हैं। इस दौर की विशेषता यह है कि एक साथ इन समय मुंबई में से लेकर कोलकाता तक, मद्रासों तक फिल्में बन रही थीं। और अब हम बात करते हैं टॉकीज़ या फिर बोलती फिल्मों का जन्म इसके विषय में। तो भारत में 1931 के अर्देशीर ईरानी द्वारा निर्मित एक निर्देशित फिल्म आलम आरा दूसरी जो है पहली बोलती फिल्म थी, और के साथ साथ बोलती फिल्मों की शुरुआत हो गई। और इस फिल्म में 7 गाने थे, जिसने इस बात को तय किया कि भारत में फिल्मों के साथ जो है हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे जो गाने हैं। और संगीत में फिल्में जो है भारतीय या कई उपमहाद्वीप की फिल्मों की विशेषताएं कही जाती हैं, और इसकी शुरुआत जो है पहली बोलती फिल्म से ही हो गई थी। और फिल्मों ने जहां बोलना शुरू किया, इसके साथ फिल्मों में कई बदलाव भी आ गए, और अभी तक फिल्मों में सिर्फ कहानियाँ और दृश्य होते थे, लेकिन अब संवाद और गीत संगीत आने के बाद जो है फिल्मों में संवाद लेखक, अब इसमें क्या हुआ, फिल्मों में संवाद लेखक, गायकों, अभिनेता, संगीतकार, गीतकार इन सब का जो है आगमन हो गया। इसके साथ सिनेमा की प्रकृति विशिष्ट विषय जो है विशिष्ट हो गई, बदलाव आए उसमें। सामाजिक और आधुनिक विषयों पर सिनेमा बनने की जो है शुरुआत हो गई थी। साथ में फिर स्टूडियो युग आता है। स्टूडियो युग के अंदर क्या होता है, 1932 से लेकर 50 तक के युग को हिंदी सिनेमा का स्टूडियो युग कहा जाता है। कब से लेकर कब तक को कहा जाता है, 1932 से लेकर 50 तक को क्या कहा जाता है, सिनेमा युग में स्टूडियो युग कहा जाता है। इस दौर में 3 स्टूडियो मेन थे, जैसे कि कोलकाता का न्यू थिएटर, पुणे का प्रभात फिल्म्स, और तुम्हारा मुंबई का, या मुंबई कह सकते हो उसे, बॉम्बे टॉकीज़ ने सिनेमा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान रहा है। और साथ में बात करें आधुनिक हिंदी सिनेमा की, जो बुनियादी दादा साहब फाल्के ने डाली थी और उसके ऊपर रचनात्मकता और सुंदर इमारत खड़ी की है।
न्यू थिएटर की स्थापना जो है वीरेंद्र सरकार ने की थी, और जो पेशे से इंजीनियर थे, और हालांकि इस फिल्म कंपनी के मुख्य फिल्मों की शुरुआत की, लेकिन इसने पहली सफलता जो है चंडीदास में मिली, जिसका निर्देशन देवकी बोस ने किया था। इस फिल्म ने लगातार 64 हफ्ते तक सिनेमा के पर्दे पर रहकर एक रिकॉर्ड बनाया था, और इस फिल्म की कथा पूरी तरीके से सामाजिक थी, और उस जमाने के हिसाब से यह एक क्रांतिकारी कथा थी। इसमें छुआछूत के खिलाफ जो है मुहिम छेड़ी गई थी। देवकी बोस ने इसके बाद जो है पूरन भगत नाम से एक और फिल्म का निर्देशन किया, और जो काफ़ी सफल रही। साथ ही साथ न्यू थिएटर में उत्कर्ष फिल्म निर्माण कंपनी के तौर पर स्थापित हो गई, और न्यू थिएटर्स ने 1931 से 56 तक लगातार सक्रिय रही। न्यू थिएटर्स की कंपनी 3 प्रमुख स्तर माने जाते थे: देवकी बोस, नितिन बोस और परमेश चंद्र बरुआ। ये सारे जो है इसके प्रमुख स्तर माने जाते थे। और प्रमथेश्वर जो चंद्र थे बरुआ ने देवदास का निर्देशन भी किया था, जिसे हिंदी फिल्म का मील का पत्थर माना जाने लगा था। और प्रभात फिल्म स्टूडियो की बात करें तो पुणे में स्थापित प्रभास फिल्म की तरफ से वी शांताराम ने शानदार क्या करा था, फिल्मों का जो है निर्माण किया था, और भारत के सिनेमा के इतिहास में अमर कर दिया था उन्हें। और जो वी शांताराम थे उन्हें प्रभात फिल्म्स में एक अमर ज्योति, अमृत मंथन, पड़ोसी, दुनिया न जाने, आदमी और जैसी फिल्में जो है, साथ ही संत एकनाथ और तुकाराम जैसी जीवन पर भी फिल्में बनाई। और इस फिल्मों में एक स्पष्ट सामाजिक संदेश जो है और चेतना दिखाई देती है। बॉम्बे टॉकीज की अगर बात करें तो अगर यह कहा जाए कि हिंदी सिनेमा को उसका मौजूदा रूप देने का काम जो है बॉम्बे टॉकीज ने किया है, तो गलत नहीं होगा। हिमांशु राय द्वारा स्थापित बॉम्बे टॉकीज ने हिंदी सिनेमा के अशोक कुमार और दिलीप कुमार जैसे स्टार जैसे मसाला फिल्मों की परंपरा को शुरू किया, और हिंदी सिनेमा का एक मुख्य पहचान तक पहुंचाया। और 1950 और 70 के दशक को स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है, ये इसके बारे में मैं एक पर्सनल पूरी वीडियो भी बना चुका हूँ। 1950-60 के दशक को क्यों कहा जाता है, बाकी इसमें थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। 1950 और 70 के दशक में हिंदी सिनेमा को जो है स्वर्ण युग कहा जाता है, और इस युग में राज कपूर, बिमल रॉय जैसे जो थे, गुरुदत्त, महबूब खान, आसिफ जैसे निर्देशक मिलकर हिंदी सिनेमा की महानता और शिखरता पर पहुंचाने का कार्य करते थे। 1951 में आज जो है राज कपूर की फिल्म आवारा को इस लिहाज से मील का पत्थर कहा जाता है। आवारा के अलावा श्री 420 और जागते रहो को भी राज कपूर की श्रेष्ठ फिल्मों में गिना जाता है। और बिमल रॉय की देवदास के साथ साथ मधुमती, बंदिनी, सुजाता, दो बीघा ज़मीन को हिंदी सिनेमा के इतिहास में खास स्थान मिला है। और सारी फिल्में जो हैं सामाजिक सरोकार वाली फिल्में हैं, जहां 2 बीघा ज़मीन में कृषि समस्या और कर्ज की समस्या पर केंद्रित था। वहीं मधुमती, बंदिनी, सुजाता स्त्री समस्या और छुआछूत जैसी समस्याओं पर केंद्रित थी। महबूब खान की जो मदर इंडिया थी, उसको स्वर्ण युग की विशिष्ट उपलब्धि माना जाता है, और सिनेमा में फलक बेहद जो है व्यापक था। इसमें किसान समस्याओं के साथ साथ भारत माता और भारतीयता को लेकर के भी बहस दिखाई गई थी, और इसमें नए सपनों को पेश किया गया था। उसके आदर्शों की रूपरेखा खींची गई थी, और के आसिफ ने मुगल आजम को स्वर्ण युग की एक सबसे विराट स्वच्छंदता और उपभोक्तावाद था। शाहरुख खान ने पर्दे पर जिन चरित्रों को निभाया वह मस्ती के भरे हुए थे, और इसके साथ ही भारत में जो है NRI सिनेमा का भी उद्भव होने लगा था। और वैश्वीकरण की प्रक्रिया के साथ अगर हिंदी सिनेमा ने विदेशों में बसे हुए भारतीयों को भी निशाना बनाया था, और इसके लिए इस युग में दिलवाले दुल्हनिया लेकर कई फिल्मों की कहानियाँ जो है अमेरिका और लंदन में आकार लेती। और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में लड़की का पिता जो है अमरीश पुरी लंदन से बाहर आता है, क्योंकि वह अपनी बेटी की शादी भारत में करना चाहता है। उसे लगता है कि लंदन में उसे संस्कारी दामाद नहीं मिल सकता, और इसी मजमून पर सुभाष घई
कि फिल्म जो है पर्दे पर बनी रहती थी और जिसमें बाप और अपने बेटे की शादी जो है भारतीय लड़की से करना चाहता था, क्योंकि भारतीय लड़की ही संस्कार वाली होती है। वास्तव में फिल्में अपने समय की सांस्कृतिक टकराहटों और दुविधाओं को दिखाती है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। बस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। और कोई अगर क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और साथ में जो इस वीडियो की PDF जो है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में प्रोवाइड कर दूँगा, जिससे आप इसके नोट को अपने पास रख सकते हैं। और वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दिए। धन्यवाद। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।